हेलो। अब आज हमारा यूनिट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। अब जितना आप लोगों को इसके पहले आप पढ़ चुके हैं वो मालूम है, उसको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिफरेंट सॉलिड्स में डिफरेंट प्रकार की होती है, उसके आधार पर हम उनको कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर में क्लासिफाई करते हैं। अब इस क्लास में इतना ही ज्यादा बताया गया है कि सॉलिड की जो रेंज है कंडक्टिविटी की, ये नियर अबाउट 27 ऑर्डर में समा जाती है एंड रेंजिंग फ्रॉम 10 to the power minus 20 to 10 to the power 7 पर ओहम पर मीटर, ये उसका यूनिट होता है। और उसके आधार पर डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड्स, these are classified into the conductors which will conduct the electrons through it, and its conductivity range is 10 to the power 4 to 10 to the power 7 per ohm per meter। सेमीकंडक्टर में ये कम होती हैं, 10 to the power minus 6 to 10 to the power minus 10 पर ओम पर मीटर। और इंसुलेटर में बहुत ही कम होती है, वेरी लो होती हैं, 10 to the power minus 20 to 10 to the power minus 10 पर ओम पर मीटर। अब कंडक्टर्स में आप जानते हैं कि दो प्रकार के कंडक्टर्स होते हैं। एक तो होता है मेटेलिक कंडक्टर, दैट द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज थ्रू द मेटल्स if there is no chemical change occur when electric current is flowing, only the electrons are moving from one part of the solid to the another part, then it is also called as the metallic conductor, or the electrons are moving, so electronic conductor। और दूसरा प्रकार जो होता है, कुछ सॉलिड्स जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो पानी में घुल जाने के बाद ही in a solid condition they will not conduct electricity, but when they are in a solution aqueous medium, their ions broke into the solution and then they conduct electricity to the aqueous medium, so that type of solids are known as a electrolytic conductor। बट यहां पे केमिकल चेंज कोई नहीं होता और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में केमिकल चेंज होता है। दूसरा पार्ट है इंसुलेटर। कंडक्टर्स और इंसुलेटर, इनमें अगर देखें तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। बट इनके बीच में कुछ सॉलिड्स आते हैं कि जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंडक्ट नहीं करते, बट आफ्टर हीटिंग दे विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, एंड दीज मेटल्स or the elements are called as the semiconductors। generally they are the metalloids। और इसमें भी फिर ये सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो एक नेक्स्ट पीरियड में हम देखने वाले हैं कि इंट्रिंसिक कंडक्टर्स होते हैं। इंट्रिंसिक, उसमें इंप्योरिटी, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हमें कोई जरूरी नहीं होती कि उसमें कोई इंप्योरिटी मिलाई जाए। हाँ, बात अलग है कि हम उसको सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ जाती है, लेकिन उसको कोई जरूरी नहीं होती कि आप उसमें इंप्योरिटी मिलाएं और फिर वो सेमीकंडक्टर बन जाएगा। लेकिन एक्सट्रिंसिक कंडक्टर जो होते हैं, जनरली इंसुलेटर्स जो होते हैं, इनमें अगर हम इंप्योरिटी को ऐड करें, उसकी जो वैलेंसी है उससे कम या ज्यादा, तब ये सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं। अब ये सब बातें आप लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। दिस ईयर यू हैव टू लर्न something different from this। what is that you should understand that in a state board now there is the addition of one theory, band theory। पहले भी थी लेकिन इतनी एक्सट्रीम नहीं दिया गया था, जो फिजिक्स का पार्ट बनता है। अब ये बैंड क्या होता है कि हम 11th स्टैंडर्ड में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ चुके हैं कि इनके जो इंटरैक्शंस होते हैं, जब एटम्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, मैं कोई डीप में नहीं जाने वाला। अब ये 1s ऑर्बिटल्स जो होंगे किसी भी एटम के, आप समझ लीजिए कि ये इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो यहां सब एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए हमने जो रूल्स यूज किए थे, वही सब रूल ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी फॉलो करती है। इसमें ये ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ये इंटरैक्ट करने के बाद, क्योंकि इसमें सभी
हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हो, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो, इसके आधार पर ये चारों इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल पे नहीं रह सकते, ये आपको पता है। इसलिए these orbitals when interact, there is a formation of bigger orbital which is known as a molecular orbital. One orbital is of a lower energy level and another is of a higher energy level. अब ये इतने सारे उस सॉलिड में जो अगर एटम्स होंगे तो नेचुरली ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, see the band is made up of closely spaced electronic energy levels of an atom on the basis of molecular orbital theory. अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ये अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, और ये सभी एटॉमिक ऑर्बिटल, सभी लेवल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये एंटायर मॉलिक्यूल पे स्प्रेड होते हैं, और इसका जो इंटरेक्शन होता है ये क्लोजली स्पेस्ड हो जाते हैं। इसके बाद होगा उसके भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, लोअर एनर्जी का होगा, इसको सिग्मा 1s कहते हैं, और इसको एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s कहते हैं। एक हायर एनर्जी लेवल का होता है, दूसरा लोअर एनर्जी लेवल का होता है। ऐसे सभी ऑर्बिटल्स इसमें इंक्लूड होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब ये इसी आधार पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थोड़ा सा आप 11th स्टैंडर्ड के नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग से थोड़ा सा देख लीजिएगा, फिर इसको आप पढ़िएगा। अब देखिएगा, एक हम एलिमेंट लेते हैं, उसका एनर्जी लेवल अगर हम यहां देखें अलग अलग, सो यहां एनर्जी हमने ली हुई है इस ग्राफ पे। अब इसका ये 1s, जैसे सोडियम अगर मैं लेता हूं तो 1s पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2s में फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसके बाद 3s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एम आई राइट? ये हो गया एक एटम सोडियम का। मैं एक ही डायग्राम में आपको अब समझाने की कोशिश करूंगा। अगर समझ लीजिए इसके पास जो सॉलिड में ये एटम्स एक दूसरे के करीब होते हैं। अब ये दो एटम अगर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं तो नेचुरली इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन एक लेवल पे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ नहीं सकते। मैंने कहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करने होने के बाद उसके 2 प्रकार के ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक लोअर एनर्जी का और दूसरा हायर एनर्जी का, जो मैंने अभी बताया था। तो समझ लीजिए इसमें दूसरा एटम आ गया तो ये एक एनर्जी लेवल पर इसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, ये दूसरे एटम का 1s ऑर्बिटल हो गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रहेंगे। सो नाइदर ऑफ दैट 2 atoms, the electrons in 1s orbital has a same amount of energy, तो यह पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डिस्टर्ब होने का कोई सवाल नहीं आता। वैसे ही यहां पे दूसरे एटम का 2s ऑर्बिटल, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स अपने इस तरह से रखेगा। अब देखिए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, ये लोअर एनर्जी का, तो इसको हम कहेंगे बॉन्डिंग MO। ये सभी लेवल में ऐसे ही होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये जो होगा ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। क्लियर? अब ऐसे ही 2 एटम्स के लिए हम ये एक अलग अलग एनर्जी लेवल पे इनके इलेक्ट्रॉन्स को बता सकते हैं। क्लियर? अब समझ लीजिए कि तीसरा भी एटम आ गया तो क्या हो जाएगा, तीसरा एटम आने के बाद और इसमें एक तीसरी लेवल आ जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इसके बीच में तीसरी लेवल और आ जाएगी। ठीक है? अब ये ऐसे ही अगर बढ़ते चले जाएं 2p 3s और 3 पे में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। सो ये जो लेवल्स, अब ये
और एटम आ गया एक सोडियम का, और एक एटम आ गया सोडियम का, तो ये एनर्जी लेवल्स, जो उसकी एनर्जी लेवल होगी वो एक जगह पे, सभी की एक जगह पे नहीं आएगी। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझ लीजिए कि सॉलिड में n नंबर ऑफ एटम्स है, n नंबर ऑफ एटम्स है, तो नेचुरली ये लोअर एनर्जी का पहला जो एटम था उसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, और ऐसे उसमें n नंबर एटम्स अगर होंगे तो n नंबर्स एटम्स में हमें क्या मिलेगा, अब हमें ये मिलेगा कि ऐसे ही n नंबर्स ऑफ लेवल्स होगी, इसमें n नंबर्स ऑफ लेवल होगी, और n नंबर्स ऑफ लेवल होने के बाद ये सभी इलेक्ट्रॉन्स, अब मेरे लिए इतना पूरा डायग्राम निकालना पॉसिबल नहीं है, सो द वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, तो आप समझ लीजिए कि यहां पे ये पूरा एक बैंड बन जाता है, और इस बैंड को हम 1s बैंड कहेंगे। यह डिस्क्रीट लेवल में होगा ये सब कुछ, यहां पे इतनी सारी, मतलब अब कितनी लेवल्स होगी यहां पे, अगर n नंबर ऑफ एटम्स है और ये क्रिस्टल में 10 टू द पावर 23 इतने हमने एटम्स अगर लिए हैं, तो यहां पे उतनी ही लेवल्स यहां पे आ जाएगी, और ये एक कंटीन्यूअस बैंड बन जाएगा, जिसको कहेंगे हम 1s बैंड। इसके बाद ऐसे ही इसके ऊपर 2s बैंड बनेगा, इसी तरह ऐसे ही इसके ऊपर 2p का भी बैंड बनेगा, इसके बाद इसके ऊपर 3s का भी बैंड बनेगा, अब आप इसके साथ कंपेयर कीजिएगा सब, इसके साथ कंपेयर कीजिएगा सब, 2s बैंड, 2p बैंड, 3s बैंड, और उसमें एनर्जी लेवल्स कितनी होंगी, एनर्जी लेवल अगर 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, एटम्स अगर लेते हैं, तो सब में आपको उतनी ही लेवल्स मिलेगी। अगर n इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपको 2n इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इसमें भी 2n इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसमें 6n इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको। 3s बैंड में आप पता है उसको, आपको 1n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ऐसे ये जो बैंड बन जाते हैं, इसमें से हायर एनर्जी लेवल का, अब मैं सिर्फ इस एनर्जी लेवल की बात करूंगा, ये हायर एनर्जी लेवल का जो बैंड होता है, जिसमें देखिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली फील्ड होते हैं या कंप्लीटली फील्ड होते हैं। इसमें सोडियम, मैग्नीशियम में आपको कंप्लीटली फील्ड मिलेगा, ये हाफ पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल है, पार्शियली फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है, ये वैकेंट है। इसके ऊपर और एक ऑर्बिटल है, जो ऑर्बिटल इसके साथ, ध्यान दीजिएगा, इसके साथ ओवरलैप करता है, ऑलराइट, ये यहां ओवरलैप करता है, दीज आर द ओवरलैपिंग बैंड्स। ये इसका हाईएस्ट एनर्जी लेवल का, जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली फील्ड हो सकता है, या वो हाफ फील्ड हो सकता है, जो वैलेंस शेल का है, और उसके बाद जो ऑर्बिटल्स है, उसके वो ऑर्बिटल इस पे ओवरलैप करता है। अगर हम देखें कि यहां के इलेक्ट्रॉन कहां कहां जा सकते हैं, तो उसके लिए पूरा ये बैंड अवेलेबल हो जाता है। इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर पे जो कंडक्टर्स होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन पे, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन इसी रीजन में रहेंगे, और जैसे जैसे आप इसको हीट करोगे, वैसे वैसे यहां के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे। सो यहां कंडक्टर के लिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को हम अलग अलग नहीं करते, वो एक साथ होते हैं।
अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। सो ये जो कंडक्टर के लिए ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, इसलिए हम उसको वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में हम डिफाइन नहीं करते। और नॉर्मल टेम्परेचर पे अब ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाने के लिए अवेलेबल होते हैं। लेकिन बात ऐसे होती है कि अगर ये इंसुलेटर है तो हाईएस्ट एनर्जी बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो ये अगर कंप्लीटली फील्ड होगा उसका, ये हाईएस्ट एनर्जी बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम उसका वैलेंस बैंड कहेंगे। ठीक है। और उसके बाद जिसमें इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, अगर जा सकते हैं, तो ये कंडक्शन बैंड जो होगा, ये कंडक्शन बैंड, इसके बीच में ये गैप होती है जिसको हम फॉरबिडन गैप कहते हैं। ये फॉरबिडन गैप है। इसमें यहां से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाने के लिए नियर अबाउट 4 to 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी चाहिए। इतनी एनर्जी अवेलेबल हो नहीं सकती। सो इस वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे विल नॉट मूव इनटू द कंडक्शन बैंड एंड देयरफॉर दिस टाइप ऑफ सॉलिड जिसमें ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इंटरेक्शन होगा तो इसको हम इंसुलेटर कहते हैं। अब इसके बीच में आता है आपका सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड, कंप्लीटली फील्ड ही होगा, कंप्लीटली फील्ड वैलेंस बैंड जो होता है जिसमें कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दिस इज वैलेंस बैंड। अब यहां पे जो कंडक्शन बैंड होता है, इसमें जो एनर्जी गैप होती है, फॉरबिडन गैप होती है, ये फॉरबिडन गैप बहुत कम होती है, या इसका ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी लगती है इसमें इलेक्ट्रॉन पुल करने के लिए या जंप करने के लिए। सो नेचुरली हमारे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स 1.1 to 2 वोल्ट्स तक एनर्जी गेन कर सकते हैं और यहां से ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा सकता है। एंड देयरफॉर सेमीकंडक्टर्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये पहली जो कंडीशंस बताई है वो 0 केल्विन पे होती हैं और जब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद सेमीकंडक्टर्स में ड्यू टू एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन बी जंप इनटू द कंडक्शन बैंड। नाउ इन इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को अलग अलग डिफाइन करना जरूरी होता है, लेकिन कंडक्टर में ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, इसलिए आप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को आपको अलग करना जरूरी नहीं होता। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। बट नाउ in the next video we will see the p type conductor and the n type conductor. Listen, to understand this please read the book, see the video again and again, क्योंकि अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसमें साथ साथ बताया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को भी और कंडक्शन बैंड को भी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाने के लिए भी हमें बहुत समय लगता है, इसलिए जिन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ चुके हैं इनको ये बैंड थ्योरी समझ में आती है। और इसी के आधार पर जब कंडक्टर, जो मैंने पहले इसमें बताया था कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कंडक्टर्स होते हैं, इसमें एन टाइप और पी टाइप कंडक्टर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड हम कल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद नया यूनिट हम आयनिक इक्विलिब्रिया स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।